हाँ ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग, क्वेश्चन नंबर 7 हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे और उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था, लेकिन सेकंड पार्ट भी है उसमें। तो सेकंड पार्ट आपको एक बार सॉल्व करवा देता हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों मेथड्स में और क्यों ऐसा बोला हुआ है वो समझ लो। क्वेश्चन 7 में जो डेटा दे रखा है, अगर आप वो थोड़ा सा रिकॉल करो तो उसमें ऐसा बोला हुआ था कि एक मशीन ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं, दैट इज मशीन आर, और उसमें ना 2 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। अब खरीदने के बाद रियलाइज हुआ कि एक और मशीन अवेलेबल थी जो उससे बेटर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है लेकिन 2 के बदले 2.5 लाख रुपए की मशीन है। तो कहीं ना कहीं हम अब सोच में पड़ गए, यार इसी मशीन से कंटिन्यू करें जो खरीद ली है ऑलरेडी, या फिर नई पे शिफ्ट करें। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन में हमने देखा कि ओल्ड से न्यू पे, 2 लाख वाली मशीन से 2.5 लाख वाली मशीन पे जाएंगे तो फायदा होगा या नुकसान। तो अपना आंसर आया था कि नुकसान है, पुरानी मशीन कंटिन्यू करो, क्योंकि वो जस्ट बॉट मशीन है आपकी 2 लाख रुपीज़ की, उसे 70,000 रुपये नेट अमाउंट में बिकी, तो वहीं आपको इतना हैवी लॉस हो गया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत भारी पड़ गया, फायदा नहीं है इन्वेस्ट करने में नई मशीन में। अब यहाँ पे जो बी पार्ट उसका सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन को अपने चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आपने अभी तक दोनों में से एक भी मशीन नहीं खरीदी एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी मशीन खरीदना बेटर रहेगा, मतलब आपके दोनों ऑप्शन है और अभी आपने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है, और इंडिपेंडेंट बेसिस पे अगर आप दोनों मशीन को इवेल्युएट करके फिर डिसीजन लो, तो फिर क्या डिसीजन आएगा, वापस से सेम डिसीजन रहेगा या कुछ चेंज होगा, वो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। तो अब इन्होंने क्योंकि इंडिपेंडेंट या टोटल बेसिस पे बोला है, मैं आपको टोटल बेसिस पे गिनवा देता हूँ ताकि आपको अप्रोच समझ में आए। एमसीक्यू में एक्चुअली में अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता भी है तो इंडिपेंडेंट अप्रोच अपने को फेवरेबल नहीं रहेगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, और मैं आपको इनका अप्रोच भी समझा रहा हूँ इंडिपेंडेंट वाला, और इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ अपना इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो वो दोनों चीजें एक एक करके देख लेते हैं तो सम कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें प्रेजेंटेशन के हिसाब से वही 3 कॉलम रहेंगे, एक पर्टिकुलर्स, एक आपका मशीन आर जो 2 लाख वाली मशीन है वो, और एक मशीन एस। अब जितना आपको डेटा ध्यान में होगा उतना इजीली अपने उसको सॉल्व कर पाएंगे। टोटल अप्रोच पे मतलब एट अ टाइम हम सिर्फ एक मशीन के बारे में सोचेंगे, तो कॉलम्स अपने को ऐसे ही बना रहे हैं, बट समझाने के लिए पहले मैं आपको मशीन आर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद मशीन एस पे जाएंगे। तो एक एक करके अपने सॉल्व करते हैं, बट आप प्रेजेंटेशन करो तो ये 3 कॉलम्स बना लेना ताकि पर्टिकुलर्स आपको 2 बार नहीं लिखने पड़े, एक ही बारी में काम हो जाए, ठीक है। अब देखो टोटल अप्रोच का मतलब ये है कि मशीन आर से कितना एनपीवी आएगा वो निकालना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि मशीन आर से हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, हमारा उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना जा रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, फिक्स कॉस्ट कितना है, सारा डेटा टैली करेंगे। तो स्टार्ट अपन करेंगे सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू से, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू का मतलब क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, और ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेटा में उन्होंने ऐसा बोला है कि 1,50,000 यूनिट्स एन्युअली आप मशीन आर पे प्रोड्यूस कर सकते हो और एक यूनिट आप 6 रुपए में बेच सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रेवेन्यू आएगा इट विल बी 9 लाख रुपीज, करेक्ट। ये हो गया। मशीन है इसका बाद में देखते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है जिसको उन्होंने बोला है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एनुअल बेसिस पे आपको दे रखी है, कितना अमाउंट है मशीन आर में ऑपरेटिंग कॉस्ट का, 2 लाख रुपीज बोला है ना, वो पर यूनिट नहीं है, टोटल दे रखा है। ये लेस करके आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, इट इज 7 लाख रुपीज। अब बाकी खर्चे, फिक्स कॉस्ट है ना इसके अंदर, फिक्स कॉस्ट में उन्होंने ऐसा बोला कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट 1,50,000 यूनिट्स पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 4,50,000 रुपीज, ये हो गया। रिमेनिंग अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब टैक्सेशन का पॉइंट था इसमें, नहीं, जीरो टैक्स कंपनी है ना, टैक्सेशन का कोई पॉइंट नहीं है, डन। देखो आगे यूजुअली हम क्या करते हैं, डेप्री लेस करते हैं, टैक्स लेस करते हैं, डेप्री एड बैक करते हैं। अगेन वही पॉइंट, क्योंकि डेप्री है नहीं, टैक्सेशन है नहीं, उन दोनों का इफेक्ट देना नहीं है, तो इसी को अपने एनुअल कैश फ्लो बोल सकते हैं। जैसे अपना CFAT आता है ना, उसकी बात हो रही है, वही हो गया। अब ये एनुअल कैश फ्लो है ना, पर एनम। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी थी अपनी, 5 साल की, तो 5 साल तक हमें यही कैश फ्लोज मिलेंगे, और उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें दे रखा है एट द रेट 14%। इसमें अपने PV फॉर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14% फॉर 5 ईयर्स। फैक्टर बता दो ना कितना आ रहा है, GT फैक्टर कितना आ रहा है,
3.43, ठीक है, आगे भी एक 3, हाँ 3 डेसिमल तक ले लें, ठीक है। ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। कितना अमाउंट है बता दो ना। आगे वो 100-200 इधर उधर चलेगा, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट रख लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। इसके सामने इस मशीन को खरीदने पे इनिशियल आउटफ्लो भी तो गया होगा 2 लाख रुपए, वो माइनस कर देते हैं, एनपीवी आ जाएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, वही फॉर्मेट है अपना। तो इसी में से यहाँ पे जो इनिशियल आउटफ्लो है वो माइनस कर रहा हूँ, इनिशियल कैश आउटफ्लो, मशीन का प्राइस 2 लाख रुपए, ये हो गया 6,58,270। इसको अपने बोल सकते हैं दिस इज एनपीवी। मशीन आर से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका आ रहा है दैट इज 6,58,270। 9 लाख रुपए का रेवेन्यू, 2.5 लाख रुपए का कैश फ्लो, 5 साल तक होगा प्रेजेंट वैल्यू पे 858, और आज देने 2 लाख रुपए, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका आ गया। सेम फॉर्मेट वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। मैंने नया कुछ भी नहीं किया, हमने एनपीवी गिना हुआ है जैसे अपने गिनते हैं। डन, बोलो यहाँ तक कोई क्वेरी आपको समझ आया पूरा? अब वैसे ही मशीन एस में गिनना है, सेम एनपीवी निकालना है, नंबर्स में जो डिफरेंस है उसका वेरिएशन आएगा, बाकी देख लो फाइनल एनपीवी क्या आता है। रेवेन्यू में कोई फर्क आएगा? डेटा में से बताओ, आउटपुट सेम लेवल का रहेगा या डिफरेंट है? सेम। उन्होंने बोला था कि मशीन आर से मशीन एस पे शिफ्ट करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स वही बनेंगे, सेल प्राइस भी सेम रहेगा, तो ये 9 लाख रुपए तो चेंज होने वाला है नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोला है? 1,80,000, यहाँ से चेंज आ गया, ये हो गया 720। अच्छा, फिक्स कॉस्ट सेम ही बोला है ना, सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 270। अच्छा, फिर पीवी फा भी तो सेम ही आने वाला है, 3.433, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। नहीं 9 लाख समथिंग होगा, ऐसा कुछ है। इसमें से इनिशियल कॉस्ट माइनस होगा 2.5 लाख, ठीक है, मशीन महंगी है ना, डिफरेंस निकालो ना, 676 91, नहीं इसमें से 2,50,000 माइनस करना, तो ये 9 लाख है ना, ये 2 लाख है, कुछ गलत माइनस किया है ना, यार 6,76,910। अब देखो एनपीवी के हिसाब से आपको कौन सा बेटर लग रहा है? मशीन एस है ना, एनपीवी हायर है तो ये बेटर हुआ ना। अच्छा, जो पहले अपन ने सॉल्व किया था कल, उसमें मशीन आर को बोला था इसको कंटिन्यू करो, रिप्लेस मत करो, यहाँ बोल रहे हैं नहीं मशीन एस खरीदो, क्या ऐसा वेरिएशन आया? आंसर सेम नहीं आना चाहिए था? उसमें ऑलरेडी खरीद ली थी ना, उसमें आपने मशीन आर ऑलरेडी खरीद ली थी, 2 लाख रुपए वो संक कॉस्ट बोलते हैं ना, जो पैसा डूब गया, 2 लाख तो लग चुका था, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब वो 2 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिल सकते थे, वो मशीन अगर आप बेचने जाते तो सिर्फ 1 लाख में बिक रही थी, और उसमें भी ये था कि 70,000 रुपीज़ ही हाथ में आ रहे थे, क्योंकि 30,000 तो डिसमेंटलिंग का कॉस्ट था। तो क्योंकि वो पैसे डूब चुके थे ना, इसलिए वहाँ पे डिसीजन अलग था। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, अभी आपने दोनों में से कोई मशीन नहीं खरीदी, तो इसलिए आप दोनों पे जब टोटलिंग कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे लगा हुआ नहीं, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आंसर में आ सकता है, और वो आ ही रहा है। यहाँ पे एनपीवी ज़्यादा है एंड उस हिसाब से मशीन एस बेटर है, तो आप फर्स्ट टाइम डिसीजन ले रहे हो ना, तो फिर मशीन आर पे मत जाओ, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये टोटल या इंडिपेंडेंट अप्रोच हो गया, दोनों मशीन्स का अलग अलग कैलकुलेशन करके देखा, इसलिए सारा टोटल डेटा कैलकुलेट किया। बट 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत करना जरूरी नहीं, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है गिनने का जहाँ पे 2 स्टेप्स में आंसर आता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे सोचना है, वो जरा देख लो। देखो, कभी भी इस टाइप का सम आएगा जहाँ पे आपको 2 मशीन्स में से 1 मशीन खरीदने का ऑप्शन दिया जाए एंड यू हैव अ चॉइस कि आपको कौन सी मशीन खरीदनी है, तो मैं आपको एक कॉमन सिचुएशन बताता हूँ कि आप भी ऐसे ही सोचते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, जैसे आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेस करना है, शॉपकीपर आपको 2 फ़ोन बता रहा है, एक 20,000 का है, एक 25,000 का है, बजट की लिमिटेशन सबकी होती है, पहले क्या प्रेफर करोगे, कौन सा फ़ोन, 20 या 25? पहले तो अपन प्राइस के बेस पे सोचते हैं कि यार 20,000 में फ़ोन मिल रहा है और 25,000 का भी फ़ोन है, तो अपने देखते हैं पहले 20,000 वाला बताओ, फिर अपने उसको क्या पूछते हैं, बोले 25,000 वाले में क्या एडिशनल फीचर है, एक्स्ट्रा क्या है, वही बोलते हैं ना। फिर आप कंपेयर करते हो कि भाई 25,000 वाला अगर मैं लूँ, आप तुरंत ही यही सोचते हो 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ तो सामने क्या मिल रहा है पता चला। तो 1 मिनट के लिए ना वो 20,000 वाले फ़ोन को आपने अपना मान लिया है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप सोच रहे हो कि 25 पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अभी 20 वाला आपने खरीदा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ गई है कि 20 वाला फ़ोन अगर अच्छा है तो 25,000 क्यों डालो। आ रहा है समझ में?
तो यही अप्रोच यहाँ पे भी हमेशा लगाना है जब आप इंक्रीमेंटल बेस पे सोचना चाहते हो। ये अपन ने टोटल बेस पे सोचा, अब मैं इंक्रीमेंटल बेस पे अगर सोचूंगा तो मैं ये अजम्पशन लेके चलूंगा कि एज इफ मैंने सस्ती वाली मशीन खरीद ली। मैं एक माइंड में पॉइंट रख रहा हूँ कि अगर मैं 2 लाख वाली मशीन चलो ले लेता हूँ, क्योंकि एक तो लेनी है, बट 2 के बदले 2.5 पे जा रहा हूँ, 50,000 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ, तो सामने फायदा क्या मिल रहा है वो भी तो देखूँ। अगर वो फायदा 50,000 से ज्यादा है तो महंगी वाली मशीन लेने का मतलब है ये तो 2 लाख वाली मशीन अच्छी, समझ आए। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में हमने यहाँ पे दोनों मशीन में से कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन हम एक मशीन को बेस मान के चल रहे हैं। और कौन सी मशीन को हमेशा बेस मानेंगे? जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, सस्ती वाली मशीन को अपना बेस मान के चलना है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि आर वाली मशीन 2 लाख में मिल रही है और एस वाली मशीन पे अगर हम जाते हैं उस तरफ सोचते हैं तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो आपको ऐसे देखना है कि इंक्रीमेंटल जो आपका कैश आउटफ्लो है वो तो 50,000 रुपये है ना। 2 लाख वाली मशीन तो आप ले ही रहे हो, लेकिन 2.5 लाख वाली पे जाओ तो 50,000 एक्स्ट्रा आपको और पे करने पड़ेंगे। इसका आप इवेल्युएशन कर रहे हो। ये मशीन आर के बदले मशीन एस सिलेक्ट करोगे तो कुछ फायदा हो रहा है आपका, कोई कॉस्ट में कुछ बचत या ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? यही एक बेनिफिट है ना। देखो रेवेन्यू सेम है, इररिलेवेंट, फिक्स कॉस्ट सेम है, इररिलेवेंट, डिफरेंस तो खाली इसी वजह से क्रिएट हुआ, समझ आए। तो पॉइंट ये है कि आर मशीन के बदले एस मशीन पे शिफ्ट होने से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो सेविंग्स हो रही है वो सेविंग्स हो रही है ₹20,000 पर एनम। समझ आ गया? 20,000 रुपये, और ये 1 साल का है ना। ऐसी सेविंग्स आपकी 5 साल तक होती रहेगी, ये बोला। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं अपने पीवी फा लगा के 14% 5 ईयर्स, फैक्टर वही आएगा ना 3.433 जो आपने अभी लिया था। करो ना मल्टीप्लाई, कितना होता है ये? 68,660 आ रहा है। ये आपकी सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, समझ आया। और कुछ तो है ही नहीं, टर्मिनल कैश फ्लो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो आप ये देख रहे हो कि अगर हम मशीन आर से मशीन एस के बारे में सोचें, ये तो बेसिक लेनी है, अगर इसके बारे में सोचें तो 50,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है, लेकिन सामने जो बचत हो रही है एनुअल सेविंग, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो 66,660 रुपीज फायदा हो रहा है। तो 50,000 एक्स्ट्रा खर्च करके अगर 68,000 का आपका सेविंग हो रहा है तो नुकसान है या फायदा है? फायदा है ना। तो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो आपका नेट सेविंग्स जो हो रहा है वो कितना दिख रहा है यहाँ? 18,660 है ना। ये दोनों का डिफरेंस ये पता चला। अच्छा आपको एक बात बता दूं, देखो टैली करवाता हूँ। ये 2 नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इसके बदले इसका एनपीवी, ये दोनों का डिफरेंस निकालो ना। ये दोनों का डिफरेंस निकालो। 6,76,910 नियर अबाउट वो आ रहा है। 150 का फर्क हो सकता है कि वो पॉइंट पे से नियर अबाउट आ रहा है। वो नियर अबाउट आने का मतलब ही वही है कि जो इतना सारा आपने गिना ना वो मैंने इतने में गिनवा दिया आपको, समझ आया। यही सारा हमने उतने में गिन लिया। देखो कितने स्टेप्स थे। अब इतना एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्या आप सॉल्व करोगे? इतना सारा करने का कोई सेंस नहीं है, टाइम भी कितना लगेगा, डेटा भी कितना एनालाइज करना पड़ेगा। आप देख लो, मैं आपको ना इंक्रीमेंटल या रेलेवेंट अप्रोच बता देता हूँ। ये मशीन में रेवेन्यू 9 लाख, ये मशीन में रेवेन्यू 9 लाख, डिफरेंस कुछ आया नहीं, तो दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट इज 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रेलेवेंट रेवेन्यू कुछ नहीं है। यहाँ पे रेलेवेंसी दिख रही है आपको 20,000 की, वो 20,000 मैंने वहाँ पे भी लिखे हैं। ये देख लो, फिक्स कॉस्ट टू फिक्स कॉस्ट, कोई फर्क पड़ा? रेलेवेंसी नहीं है, बाकी सब डेटा तो सेम ही है। ये देख लो 50,000 का फर्क पड़ा, वो रहा 50,000 वहाँ लिखा है। तो सिर्फ डिफरेंस का अमाउंट ही कैलकुलेट किया मैंने, इंक्रीमेंटल अप्रोच। बट इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्योंकि मेरे पास तो एक भी मशीन नहीं थी, तो मैंने क्या किया, सस्ती वाली मशीन को बेस बना लिया। क्योंकि मिनिमम कॉस्ट वाली मशीन तो मैं लूंगा, मुझे मशीन तो चाहिए, बट सस्ती वाली मशीन लूँ या महंगी, कंपेरिजन कर रहा हूँ। जैसे मोबाइल फोन में आप देख रहे हो कि भाई 20,000 रुपये के बदले 25 वाला फोन ले रहे हैं तो क्या फीचर मिल रहा है। अगर वो फीचर आपको उतने वर्थ लगते हैं तो फिर आप 5,000 उसका दोगे। अगर आपको लगता है नहीं 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, फीचर कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो फिर वहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि आप लोअर एंड वाले मॉडल पे जाओगे। इवन पता है, आप देखना कभी, आप ऑब्जर्व करना, आगे आपने किया होगा, आप 4 व्हीलर बाई करने जाओ आपको ये देखने को मिलेगा। 4 व्हीलर में ना गाड़ियों के वेरिएंट होते हैं। एक बेस मॉडल होता है, बेस मॉडल होता है जो देख के पसंद नहीं आता, उसका मतलब बॉडी कलर में भी वो आधा पैच वाला होगा, अंदर एसी नहीं होगा, म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा, लेदर सीट के बदले एकदम नॉर्मल टेपेस्ट्री यूज की होगी जो देख के भी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा सब होता है। वो साइड मिरर के ऊपर बॉडी कलर नहीं आता, ब्लैक कलर के आते हैं। टायर भी होते हैं ना एकदम बेसिक वाले, उसके अंदर वो टायर के अंदर उसकी रिम भी नहीं होती है, प्लेन टायर ही होते हैं। वो मॉडल बेचने के लिए नहीं बनाया होता है, वो मॉडल सिर्फ उन्होंने एंट्री के लिए बनाया होता है कि हमारी कार स्टार्ट होती है इस प्राइस से। तो वो जो एड में नहीं दिखाते कार प्राइस स्टार्ट है 6.59 लैक्स, तो 6.59 में वो बेस मॉडल आता है जो आपको पसंद ही नहीं आएगा। फिर आप बोलते हैं इसमें तो कोई फीचर्स ही नहीं है, तो बोलते नहीं सर और वेरिएंट है ना हमारे पास, 4 वेरिएंट्स है, ये LXi, VXi, VXi प्लस, ZXi, ZXi प्लस, ऐसे मारुति में जैसे ये रेंज आती है।
जैसे 4-5 वेरिएंट होते हैं। अब जैसे जैसे वो वेरिएंट आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो प्राइसिंग में कहीं ना कहीं एड ऑन होता जाएगा। वो 6,60,000 का 6,90,000 हो जाएगा, फिर 720, 750, 8 लाख, 9 लाख। तो 6.5 लाख से जो गाड़ी शुरू हो रही थी, जो आप 6.5 लाख सोच के गए थे, शोरूम से लेके निकलोगे 9.5 लाख की हो जाएगी, क्योंकि बेस मॉडल पसंद नहीं आ रहा, ऊपर वाला मॉडल पसंद आ रहा है, क्योंकि फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। फिर उस पर आप ऑन रोड का टैक्सेस और वो सब इंश्योरेंस पे करोगे, जो आपको आइडिया नहीं था, 2-3 लाख रुपए ऐसे ही बढ़ा दिए। ऐसा होता है। अब उसमें देखना, कभी भी कोई कार के मॉडल में आप नोटिस करना, जो सबसे टॉप मॉडल होता है ना, एक वो होगा और उससे एक सेकेंड वेरियंट होता है। ये सेकेंड वेरिएंट और जो टॉप मॉडल है उसके बीच में ना जो प्राइस का वेरिएशन होता है वो काफी ज्यादा होगा, और उसमें आपको जो फीचर्स ऐड ऑन करके दे रहे हैं वो उतने वर्थ नहीं होते। वो फिर क्या है ना, वो उस बायर को थोड़ा सा फूल करते हैं वो लोग। सबसे बेस मॉडल, 4th नंबर, 3rd नंबर, 2nd नंबर, इसके बीच में ना प्राइस का वेरिएशन भी कम होता है, और जितना वो पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना उतने के फीचर आपको देते हैं। लेकिन सेकंड बेस्ट मॉडल और टॉप मॉडल में आप डिफरेंस देखोगे ना, तो 1-1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का फर्क है। बट आप उसके सामने इवेल्युएट करोगे कितने फीचर एड ऑन करके दे रहे हैं, तो आपको लगेगा इतना सामान मैं बाहर से लगवा लूँ तो 50,000 में हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा होता भी है। तो वो हाई एंड कस्टमर को ना, जो पैसा नहीं देखता, उसमें कमा लेते हैं, और लो एंड कस्टमर, क्योंकि वो मिडिल क्लास कैटेगरी वाला है, वो हिसाब लगाता है कि मैं 5,000 भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, तो वहाँ पे ना वो लोग उसको क्या करते हैं, उसको एकदम कट टू कट प्राइस करते हैं। ऊपर वाले वेरिएंट में ना मार्जिन बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वहीं से एक्चुअली कमाई होती है। और कितने लोगों को ना शौक होता है, पैसे हैं, बोले नहीं हम तो जो होगा बेस्ट मॉडल, टॉप मॉडल ही लेंगे। वो इवेल्युएट भी नहीं करेंगे कि टॉप मॉडल से अगर एक मॉडल नीचे आते हैं तो कितना फर्क है, और वो इवेल्युएशन करना चाहिए नहीं, वो नहीं करेंगे। तो वहाँ पे कंपनी वाले अच्छा मार्जिन अर्न कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो इंक्रीमेंटल प्राइसिंग होती है, और आप एनालिसिस वैसे ही करते हो कि इस मॉडल का जो चार्ज कर रहे हैं और इसका जो चार्ज कर रहे हैं, जो डिफरेंस है, क्या मुझे इतने फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसमें के नहीं। अगर नहीं मिल रहे, या यही काम बाहर से सस्ते में हो सकता है, एसेसरीज आप लगवा सकते हो, तो फिर सेकंड बेस्ट मॉडल ले लो ना, टॉप मॉडल नहीं खरीदना। आया समझ में? ऐसा इवेल्युएशन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। 2 लाख वाले पे जाए या फिर 2.5 लाख वाले पे जाए। बोलो समझ आया? ये कैलकुलेशन दोनों पता चले। ये इंडिपेंडेंट अप्रोच जो एग्जाम के लिए एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि टाइम की कमी और 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये जो है इसका शॉर्टकट। आप पूरा नोट कर लो, दोनों चीज लिख लो, फिर अपने आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। बोलो, नोट कर लिया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एक कंप्लीट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन है ना, दिखने में लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको ना वो फॉर्मेट का आइडिया आ जाएगा जो अपन कल से डिस्कस कर रहे हैं ना, एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बातें नहीं, क्वेश्चन की लेंथ देख के मत डरना, डेटा पहले समझ। चलो एक बार क्वेश्चन का डेटा देख लेते हैं। हाँ, बातें मत करो यार, देख लो डेटा, देख लो। अब यहाँ पे जो कंपनी है उनको एनालिसिस करना है। उनके पास ना 3 प्रोजेक्ट्स या 3 जॉब के ऑफर्स हैं। कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें, कौन सा ना करें, कौन सा प्रोजेक्ट उन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या एनपीवी जनरेट करके देगा, उसके रिगार्डिंग पूरा डेटा आपको दे रखा है। अब प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हो तो वहाँ पे पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या रहेगा वो दिया हुआ है स्टार्टिंग में। फिर बोला उसमें आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा वो दे रखा है। एनुअल यूनिट सेल्स वॉल्यूम, कितने यूनिट आप बेच पाओगे हर एक प्रोजेक्ट में, वो बोला है। अब ये जो यूनिट वाला जो बोला है ना, एनुअल यूनिट सेल्स, उसमें आप देखना रुपीज में अमाउंट लिख दिया 8 लाख रुपीज। वो रुपीज नहीं है, रुपीज का साइन हटा दो, वो यूनिट्स है, टाइपिंग एरर है वो। यूनिट सेल्स बोला है, फिर रुपीज में कैसे हो सकता है? इट इज एक्चुअली नॉट इन रुपीज, वो यूनिट्स है। 8 लाख, 6,50,000, 4,50,000, ये सब यूनिट्स है। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फिक्स कॉस्ट है वो दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में एनुअली वो दे रखा है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, उस पर अपने बाद में बात कर सकते हैं। बाकी डेटा देख लो। कंपनी का टैक्स रेट 50%, ये यूज में आएगा। अब टैक्स रेट आया तो डेप्री आ गया, दोनों साथ में चलेगा। बाकी का डेटा, ईच जॉब इज एक्सपेक्टेड टू हैव 6 ईयर लाइफ, प्रोजेक्ट लाइफ बता दी। डेप्रिसिएशन के लिए SLM यूज करना है डायरेक्ट, वो भी सिंपल।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%, रिस्क इन बिजनेस सिमिलर है तीनों में, तो कोई रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट नहीं लेना है। कंपनी हैज़ ऑलरेडी स्पेंट 60,000 रुपीज़ ऑन डेवलपिंग द डेटा, जो ऊपर आपको दे रखा है, और ये तो उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया और बोला ये 60,000 प्रोजेक्ट की लाइफ में एमोर्टाइज हो जाएगा। तो 6 साल की लाइफ है, 60,000 का कॉस्ट हो चुका है, 10-10 हज़ार रुपये एनुअली जैसे डेप्री क्लेम करते हैं वैसे एडिशनली अमोर्टाइजेशन भी क्लेम कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन शॉर्ट एनपीवी निकाल के डिसीजन लेना है कि एनपीवी के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बेटर है, तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें जो डेटा है अपना उसके बेस पे शुरुआत करते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और इनिशियल कैश फ्लो दोनों गिनना है और उसका एनपीवी निकाल लेना है। इनिशियल कैश फ्लो तो आपको एक ही अमाउंट में दे रखा है, वो 50 लाख, 52 लाख, 40 लाख वैसे दिया हुआ है, वो अपने अलग से लिख लें या बाद में यूज कर ले तो भी चलेगा। मेन है हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, जो अपना पार्ट बी है, जैसे भी पिछले सम में गिना ना सेम वे में। तो अपने स्टार्ट करते हैं, सेल्स रेवेन्यू के बेस पे स्टार्ट करें। सेल्स का जो रेवेन्यू है उसमें आपको क्वांटिटी दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तीनों जॉब के लिए अलग अलग है तो डेटा वेरी करेगा। फर्स्ट केस में 8 लाख यूनिट्स का सेल बोला है ना, वॉल्यूम यूनिट एनुअल सेल्स, और एमआरपी कितना है 5 रुपये, तो कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा 40 लाख रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से गिनना है, और तीनों साथ में भी गिन सकते हो। क्या करें, तीनों साथ में गिने, हाँ फिर एनपीवी टैली करना पड़ेगा, साथ में गिन लेते हैं। सेकेंड वाले केस में 6,50,000 यूनिट्स का सेल एट 8 रुपीज़, अमाउंट बता दो ना, 6,50,000 एट 8 रुपीज़, 52 लैक्स। ठीक है। थर्ड केस में 4,50,000 यूनिट्स एट 7.5 रुपीज़, कितना हो रहा है? ठीक है, ये आ रहा है, रेवेन्यू आ गया। अब इसमें से कॉस्ट माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो उन्होंने बोला हुआ है वो अपने टोटल बेसिस पे ले लेते हैं, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस। देखो 2 रुपये है ना फर्स्ट केस में, तो 8 लाख यूनिट्स पे 2 रुपीज़, तो 16 लाख हो गया। फिर 6,50,000 इंटू 4.3, ये करके बताओ कितना हो रहा है? 27,95,000। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा 4,50,000 इंटू 3, 13,50,000। ठीक है, ये आ गया। वेरिएबल कॉस्ट आपका लेस हो गया, इसके बाद जो आएगा उसको अपने कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। 24 लाख, ये देख लो 28,24,05, टैली कर लेना एक बार। ये वाला 20,25,000। अब इसमें से एक वो फिक्स कॉस्ट था ना, नाम क्या दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें से लेस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कितना अमाउंट है फर्स्ट केस में? 90,000, इसके बाद 75,000 और तीसरा 55,000। ठीक है, ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप लेस कर दो। इसके बाद है अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, वो 2 एक्सपेंस लेने, साथ में लेस करते जाएंगे तो भी चलेगा, फिर एंड में आप एक बार ही डिफरेंस निकाल लेना। इसके बाद अमोर्टाइजेशन वाला अमाउंट ले लेते हैं, कितना आएगा? 10,000 आएगा। 60,000 रुपीज टोटल खर्चा हुआ था, प्रोजेक्ट लाइफ तीनों की 6 ईयर्स है, आपको इक्वली राइट ऑफ करना है, तो एवरी ईयर का 10,000। हम ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 10,000 माइनस कर देते हैं। दिस इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन, लेकिन नाम उसको अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है बिकॉज इनटेंजिबल है, एक्सपेंस है। अब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग, बहुत इजी है, एसएलएम बेस पे बोला है। फर्स्ट प्रोजेक्ट का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोला है 50 लाख रुपए, 6 साल की लाइफ है, सैल्वेज वैल्यू 0 है, तो सीधा 50 लाख डिवाइड बाई 6 ईयर्स। ठीक है, कितना आ रहा है ईयरली अमाउंट बताओ ना। वैसे ही बाकी के भी देख लें। प्रोजेक्ट बी जो है उसमें आपका इनिशियल कॉस्ट है 52 लैक्स, उसकी भी लाइफ 6 ईयर्स है, तो करो 52 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है।
सिंपल SLM डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं करना। तीसरे वाले केस में 40 लाख रुपीज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशियली हो रहा है, 6 ईयर्स में डिवाइड करो, 6,66,667 आ गया ये। और कोई खर्चा बाकी नहीं है, अपन ने सारे खर्चे लेस कर लिए। तो इसके बाद आपका जो अमाउंट आएगा ना, उसको अपने टेक्निकली बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, अब टैक्स ही बाकी है। ठीक है, तो ईबीटी आएगा, ये जो अमाउंट आएगा दिस इज ईबीटी। ये आप पूरा मेरे को माइनस करके बता दो, तीनों चीज कितना हो रहा है। कितना? ये वाला 14,53,333। तीसरा 12,90,000। सही है, यही है। मैं चेक कर लेता हूँ अलग क्यों आ रहा है। 19 लाख तो नहीं आएगा, ये 6 लाख है, तुमने शायद 66,000 ना ले लियो। आ रहे तीनों अमाउंट, यहाँ तक कोई क्वेरी? डन। तो देखो ईबीटी आ गया ना, अब क्या करना है, टैक्सेशन लेस करना है ना इसमें से। तो टैक्स का अमाउंट लेस करके देख लेते हैं, कितने रेट पे बोला है, 50%, आधा हो जाएगा इन शॉर्ट। तो आप 50% माइनस कर दो, जो बचा उसको अपने बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दो सीधा इसका आधा अमाउंट, ये हो जाएगा 7,33,333। वो पॉइंट वाला छोड़ दो चलेगा। इसका 7 लाख, ठीक है। और ये वाला ये अमाउंट आ रहा है पीएटी। अपने को क्या चाहिए होता है, सीएफएटी। तो पीएटी में डेप्री एड बैक होगा, अमोर्टाइजेशन भी एड बैक होगा, दोनों ही नॉन कैश एक्सपेंस है ना, ये दोनों प्लस होंगे, फिर आएगा सीएफएटी। ठीक है, दोनों अमाउंट ऐड बैक करने, ये भूलना मत। तो पीएटी में इसको ऐड कर देते हैं, अमोर्टाइजेशन प्लस डेप्री दोनों ऐड हो जाएगा। डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों का अमाउंट ऐड हो जाएगा, ये दोनों प्लस कर दो, और फिर कितना अमाउंट आ रहा है वो बता दो। 733 प्लस 833 प्लस 10,000 कितना हो रहा है बोलो? 15,76,000 ऐसा कुछ आ रहा है, सही है। सेकंड वाला भी बता दो। 16 लाख, 16 लाख के बाद कितना? 3,333। ठीक है, ये वाला यहां तक आ गया सबका। ये जो अमाउंट आपका प्लस करके आ रहा है, इसमें अमोर्टाइजेशन एंड डेप्री करके, इसको अपने सीएफएटी बोल सकते हैं। ये अपना सीएफएटी आ गया, पीएटी प्लस अमोर्टाइजेशन एंड डेप्री, ये आपका अमाउंट बन गया सीएफएटी। एनुअल सीएफएटी आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पीवीफा से मल्टीप्लाई, वही फॉर्मेट है अपना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों अमाउंट। ये आपके CFAT आ गए 1576,667, 1603,333 और 1323,333। अरे बातें मत करो यार, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आएगा फिर। पीवीफा कितना रेट है यहाँ पे? 14% के हिसाब से 6 इयर्स। फैक्टर देखो ना कितना, 3.88 आगे, तो 9 कर देते हैं। ठीक है, 9 कर देते हैं, तीनों में फैक्टर तो वही रहेगा।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ये अमाउंट्स बता दो मुझे। फर्स्ट वाले केस में 61,657 कितना 62,000, हाँ 62 लाख 63, और तीसरा वाला 51 लाख 442, आगे एक और होगा ना, नहीं एक डिजिट कम है ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ 442 ना, 100-200 चलेगा यार, अप्रोक्स आ रहा है तो ठीक है, इसके आसपास आ रहा है 100-200 इधर उधर कोई बात नहीं, ज़्यादा वेरिएशन है तो बता दो, ठीक है ना, इतना थोड़ा बहुत चलेगा, 363 या 353 या 380 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ चुका है, पार्ट बी जो अपने गिनते हैं वो तो कंप्लीट है, बट ये कमाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ा ना तीनों प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यहीं से माइनस कर दो ना, ये कितना था यहाँ पे 50 लाख 50 लैक्स, यहाँ था 52 लैक्स और यहाँ पे था 40 लैक्स, ये लेस हो जाएगा, आपका एनपीवी डायरेक्टली आ गया, इस केस में 11,31,657, यहाँ पे आ रहा है 10,35,363 और यहाँ पे 11,46,442, ऐसे अमाउंट्स आपके आने चाहिए एनपीवी के। अगर एनपीवी ये आ रहा है, अब हमें सिर्फ रैंकिंग देनी है कि एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट पहले प्रीफर करें, ठीक है। तो इसको फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक और ये थर्ड रैंक हो गया, तो एनपीवी के बेस पे आपकी रैंकिंग जो है वो यहाँ पे पता चल गई, डन। बस ये डिसीजन लेना था, 1 मार्क मिल गया पूरा, ठीक। 1 मार्क के लिए इतना कैलकुलेट करवाने के लिए मोटिवेशन देना भी भारी पड़ता है, मुझे खुद को नहीं आता, आपको क्या दूं, ठीक है, ठीक है, अब जो है यही है, सह लेंगे थोड़ा, और क्या सह लेंगे, सही रहे, ठीक है, डन। तो क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आज नहीं रखेंगे, वो कल अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज के लिए काफी।